तौर पे इस चीज को इसी तरह से डील किया जा सकता था कि इन लोगों की, इनकी कायदीन की गिरफ्तारियां की जाए, इनके कारकुनों की गिरफ्तारियां की जाए। और बहरहाल यहां पर भी मेरा एक सवाल है कि जब अक्टूबर 30 या 31 को जब आसिया के केस में फैसला आया तो तब इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहां पे भी पिछले भी हमने डिस्कशन में यही कहा था कि अगर उस वक्त इस तरह के इकदाम लिए जाते तो शायद रियासत को उस तरह का सरेंडर जो है वो डॉक्यूमेंट दस्तखत ना करना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर इसको दूसरे एंगल से देखूं, वो ये है कि टीएलपी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, इसकी एक रविश बनती जा रही है कि वो सड़क पर आके अपनी बात मनवाने के लिए एहतजाज करती है, वायलेंस करती है, और ये चीज अब बढ़ती जा रही है। यहां पर हमें ये देखना है कि इन्होंने सिर्फ यहां पर एहतजाज नहीं किया, क्योंकि एहतजाज तो एक जमहूरी हक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वायलेंस को भी अडॉप्ट किया, उन्होंने म्यूटिनी की कॉल्स भी दी, उन्होंने जजेस के खिलाफ, जिन जजेस ने ये फैसला वो भी किया, फतवा भी जारी किया। तो वहां पर अब रियासत ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अभी जो इनको डिटेन किया गया कर सकती है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से कई आगे बढ़ के। आपने असद जहां मुझे वो मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एमपीओ की बात की और आसिया बीबी और इन दोनों की तो मुझे एक कुलीग की बात याद आ गई कि ये अजब आयरनी है कि आसिया बीबी भी हिफाजती तहवील में और क्या नाम है इनका, खादिम रिजवी साहब भी हिफाजती तहवील में। लेकिन इससे बढ़ के जो आपने तमाम एफआईआर का जिक्र किया, अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन में ये है कि ये खादिम रिजवी साहब और पीर अफजल कादरी, उनके खिलाफ तो कोई उस तरह से कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई। जो फुट सोल्जर्स थे जिनको बाद में टीएलपी ने डिसोन भी कर दिया, और आपको याद होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके कहा था कि ये तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुन थे जिन्होंने किया। अब यहां पर यह है कि अब हमें यह देखना है कि ये इनकी सियासी मजबूरी इनको उस हकीकत से नजर चुराने पे मजबूर कर रही है कि या ये दूसरे जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे दुश्मनी, उनसे बोग्ज और कीना है जो उनको मजबूर कर रही है कि इस चीज को ना माने कि जिस पार्टी ने आप इस एहतजाज की कॉल दी थी और जिसने इश्तिहाल अंगेज तकरीरें की, जिसने नफरत अंगेज पैगामात फैलाए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो जब तक आप लीडरशिप को टारगेट नहीं करेंगे तो तब तक आपको असर नहीं मिलेगा। और जहां तक आपने जजमेंट की बात की ना, तो वहां पर अभी तक जो ऑब्जर्वेशन आई थी, उन्होंने उनके जो माली स्ट्रक्चर की बात की थी कि सॉरी उसकी माली रिसोर्सेज की बात की थी खादिम रिजवी की। अगर आप उसकी पार्टी पे अगर नजर दौड़ाएं तो उसके आपको स्ट्रक्चर भी देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि पूरे मुल्क को वो हफ्तों हॉस्टेज लेके बैठा रहे। ये तो अब पूरी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा ख्याल में केस इतनी डेप्थ में तो नहीं जाके जज साहब देखेंगे कि जनाब उसको कहां से क्या सपोर्ट मिलती रही। नहीं, लेकिन बाकिर साहब कई इंक्वायरियां हुई, बल्कि अदालत ने कई बार उन इंक्वायरियों को तलब भी किया, लेकिन हर बार ये साबित हुआ कि वो तमाम इंक्वायरियां तसल्ली बख्श नहीं थी, बहुत बुनियादी नुकात थे। और जज साहब यही इजहार करते थे कि जी ये तो बहुत ही बेसिक सवालात हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले। बल्कि मुझे अफसोस होता है कि वही जो तजर्बा इन्हीं जज साहिबान ने देखा था क्वेटा में, जब वकला के खिलाफ इतना संजीदा हमला हुआ था, क्वेटा के अस्पताल पे इतना संजीदा हमला हुआ था, तो इन्हीं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने उस रिपोर्ट में जब फोरेंसिक्स का बार बार जिक्र किया था, तो तब ही जो इंतहा पसंद दहशतगर्द था उसको फिर आइडेंटिफाई किया गया था। इधर भी आपको वही एक तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट बार बार ना कहे तो आपकी इंक्वायरी तसल्ली बख्श नहीं होती। इसलिए जनाब, एज विद क्वेटा इंक्वायरी, मैं इधर अपनी उम्मीदें पिन कर रहा हूं कि शायद उस फैसले में आपको एक आगे का रास्ता देखने को मिले। लेकिन जो आपने माली मुआवनत की और माली स्ट्रक्चर की बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अभी भी हम नहीं जानते कि ये तमाम फंड्स कहां से आ रहे हैं। We still don't know, और साल हो गया। उसके अलावा मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कि उसकी अफरादी कुव्वत की, इसका कोई पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई स्टूडेंट विंग नहीं है, इसके कोई जिसे कहते हैं ट्रेड यूनियंस के साथ रवाबित नहीं है उस तरह से। तो इनका जो मैस आता है वो कहां से आता है, किस तरह से आता है। उसके अलावा इनकी कम्युनिकेशन का कोई उस तरह से इंतजाम नहीं है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पार्टी चलती है, लेकिन जब आते हैं धरना करने पे तो पूरे मुल्क को वो एक लॉकडाउन में ले जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो
एक चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं कि लोगों के जो मजहबी जज्बात है उनको एक्सप्लॉइट करके लोगों को सड़कों पर लाते हैं और एहतजाज कराते हैं। फिर मैं अपनी उस बात से कनेक्ट करूं कि जो शहरियार अफरीदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की थी कि उन्होंने तो आके डिसऑन कर दिया। भाई इसके अपने पार्टी स्ट्रक्चर हो तो ये अपना ऑन करेगा ना कि मेरी पार्टी के। इन्होंने जो लोगों के मजहबी जज्बात से खेलकर इन्होंने 22 लाख वोट लिए 2018 के इलेक्शन में, लेकिन साथ ही साथ ये इस काबिल नहीं है। अभी आपने ये जो अभी उन पे है, और मैं शायद इनको इस हद तक सिंपैथी मेरी है इनके साथ कि आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि 1-2 हफ्ते पहले मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये एक हसास मामला है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसमें लोगों की सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, और जब इस तरह का फैसला आता है तो दैट लीड्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शन। अब आप वो आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जब आपने इतना वसी आपने ये कार्रवाई की है, क्रैकडाउन आपने किया खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, पंजाब के कई शहरों में, तो अब जनाब जब आपके वही वजीर मुमलकत जिनका आपने हवाला दिया, अगर वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर दोहराएं और कहें कि जी इन्होंने यहां माफी मांग ली थी, ये तो उनके लोग नहीं थे, इधर भी हम एक ही सफ़े पे हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अपने ही आप रियासत को उसका जो मोमेंटम है वो खत्म कर रहे होंगे। बेहतर है कि क्लैरिटी लाई जाए। अभी भी एक आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये आसिया बीबी केस से कोई ताल्लुक नहीं रखता, और FIR में साफ लिखा हुआ होता है कि जी उसी केस के आफ्टर मैथ में जो इन शहरों में तोड़फोड़ किया गया था वो इसी जुर्म से मुंसलिक है। मैं समझता हूं कि ये रियासत करती है, वो दोनों डायरेक्शंस में जाती है जब आपने एक चीज को डिसेंसिटाइज करना हो। लेकिन यहाँ अब सर व्हेन दे आर ऑन द बैक फुट, अगर आप वही अपीजमेंट करेंगे, वही बातें करेंगे मुआहिदों की और MPOs की, तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अफसोसनाक दिन होगा पाकिस्तान के लिए। असद, आपने वो बैकफुट का जो बड़ा अच्छा यहाँ पे जिक्र किया। अब जब आपके सबके सामने है ये पार्टी वायलेंस के और म्यूटिनी के पर्चे दर्ज होने लगे हैं, लेकिन आखिर में जाके फिर वहां पर, चूंकि अब इसके ऊपर हम इंसिस्ट नहीं कर सकते कि हुकूमत ने ऐलान नहीं किया था, वो एक मेरी सिंगल सोर्स थी कैबिनेट में, उन्होंने मुझे बताया था, उसके बाद बताया कि फिर हुकूमत ने एक दफा यू टर्न ले लिया और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले गए। खैर सिर्फ फिलहाल जो ये रिपोर्ट्स हैं कि सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये FIRs कट रहे हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ इस जमात के लीडरान के खिलाफ हो, लेकिन साथ में ये भी उम्मीद करेंगे कि शायद सफ़ा पलट गया है और जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी जो तारीख भर नाकाम रही है, उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद यू टर्न ले लिया हो। और अगर ये यू टर्न लिया है तो वाकई में वो दुरुस्त कह रहे थे कि कभी कभी यू टर्न लेना भी मुस्बत होता है, लेकिन ये सिर्फ आने वाले दिनों में साबित हो पाएगा। अगले हिस्से में बात करेंगे कराची शहर में जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, और साथ हम इस दिन पे आ जाएं सर कि शुरू ये होता है कराची शहर में जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला किया बलोच लिबरेशन आर्मी ने, यानी ना सिर्फ अलहदगी पसंद लेकिन दहशत गर्द, और जो अब BLA की एक आपको मोडस ऑपरेंडी नजर आ रहा है, उसमें भी अब खुदकुश हमलावर देखने को मिल रहे हैं। पहले जो आपके सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स थी उसमें इस तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिलती थी, वो शायद एक टामिल टाइगर्स की एक कार्रवाई होती थी कि आप सुसाइड बॉम्बिंग इस तरह अपनाएं, लेकिन अब BLA भी वही कर रहा है। उसी दिन सर औरकज़ई एजेंसी में एक फिरका वाराना सुसाइड बॉम्बिंग, और फिर उस रात जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लीडरान को और कारकुनान को पंजाब पुलिस ने फिर राउंड अप किया और हिरासत में लिया। मैं समझता हूं सर कि पुलिस आपकी ना सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, लेकिन उस दिन 3 मुख्तलिफ सूबे सर, सिंध सूबा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ना सिर्फ उन्होंने उस तरह की कार्रवाई दिखाई जिसके हम सब शहरियों को शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन खसूसी तौर पे चाइनीज कॉन्सुलेट में जो ASI दाऊद साहब और जो ये कांस्टेबल आमिर साहब शहीद हुए हैं, वो भी सर ऐसी कार्रवाई है जो मेरे ख्याल से मुझे और आपको और तमाम शहरियों को याद रखना चाहिए। कई बार हम सिक्योरिटी कुव्वतों की तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए सर, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी हम पुलिस की तारीफ करते हैं वो कम है सर। दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल जी, पुलिस काफ़ी एक अहम रोल कर रही है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में।
और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो उसमें चाहिए, एक तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है जिसकी तरफ अभी फोकस नहीं है, लेकिन साथ साथ जो सबसे ज्यादा अहम चीज है और आपकी पुलिस हमेशा से डिलीवर करती आई है, आपको उन्हें क्लैरिटी ऑफ अपना विजन देनी है कि भाई आपने करना क्या है। जब तक वो इस तरह की जैसा कि हम पहले भी सेगमेंट में बात कर रहे थे अपीजमेंट वगैरह की, किस तरह के चक्कर में पड़े रहेंगे तो वो भी अपने जॉब